हेलो गाइस, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। हम इस सीरीज़ में केडी त्रिपाठी बुक में दिए हुए सभी क्लासिफिकेशन को सीक्वेंस वाइज समझेंगे। इसे हम एकदम अलग ही तरीके से समझेंगे, किसी ने सोची ना होगी। ऐसा क्लासिफिकेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा जैसा आपका भाई आपको बताने वाला है। आज की ये वीडियो ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर है, मतलब जो न्यूरोट्रांसमीटर हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर मौजूद ऑर्गन के रिसेप्टर पर बाइंड होकर डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट एक्टिविटी शो करते हैं, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। अगर ये कम या ज़्यादा मात्रा में रिलीज होते हैं तो बॉडी में डिस्टर्बेंस हो जाता है। डिस्टर्बेंस के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। इन न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज बैलेंस अमाउंट में होना चाहिए। इन्हें बैलेंस करने के लिए हमें कुछ ऐसी ड्रग देनी पड़ेंगी जो इनके रिलीज को कंट्रोल कर सकें। इन्हीं को हम ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर एक्ट करती है और न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज को कंट्रोल कर सकती है। अब इन्हें भी 7 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। बारी बारी से एक एक को समझेंगे। फर्स्ट है हमारा कोलिनर्जिक ड्रग, जिसे हम कोलिनोमाइमेटिक और पैरासिम्पैथोमाइमेटिक के नाम से भी जानते हैं। हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जब एसिटाइलकोलिन प्री-साइनेप्टिक नर्व से रिलीज होता है, पोस्ट साइनेप्टिक नर्व के रिसेप्टर पर बाइंड होकर बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी देने ही वाला था, लेकिन कोलिनस्टेरेज एंजाइम एसिटाइलकोलिन का ब्रेक डाउन कर देता है एसिटाइल और कोलिन में, जिसके कारण एसिटाइलकोलिन का लेवल कम हो जाता है और एसिटाइलकोलिन एनएम रिसेप्टर से बाइंड नहीं होता और बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है। बॉडी में एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ा दें या तो हम कोलिनस्टेरेज एंजाइम का लेवल घटा दें। हम कोलिनर्जिक एगोनिस्ट का यूज़ करके बॉडी में एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन हम कोलिनस्टेरेज एंजाइम का लेवल घटा नहीं सकते या उसे ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हम उसे व्यस्त जरूर कर सकते हैं। कोलिनर्जिक ड्रग्स को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है हमारा कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। ये ऐसी ड्रग है जो बॉडी के एनएम रिसेप्टर पर बाइंड होकर बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी शो करती हैं। और सेकंड है हमारी एंटी कोलिनस्टेरेज ड्रग। ये ऐसी ड्रग है जो एसिटाइलकोलिन को कोलिनस्टेरेज एंजाइम से बचाती हैं, लेकिन हम कोलिनस्टेरेज एंजाइम का लेवल घटा नहीं सकते या उसे ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हम उसे व्यस्त जरूर कर सकते हैं। हम कोलिनस्टेरेज एंजाइम को बिजी करने के लिए एंटी कोलिनस्टेरेज ड्रग दे सकते हैं, जो कोलिनस्टेरेज एंजाइम के साथ बिजी हो जाएगा और हमारा एसिटाइलकोलिन जो है वो अपने एनएम रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट और एंटी कोलिनस्टेरेज ड्रग जो हैं, इन्हें भी सब क्लासीफाई किया गया है। यही हमारी मेन ड्रग्स हैं जो मार्केट में डिफरेंट ब्रांड के नाम से मिलती हैं। इन्हीं को हमें डिटेल में समझना है। बारी बारी से हम एक एक को समझेंगे। पहले हम कोलिनर्जिक एगोनिस्ट को समझेंगे, देन हम एंटी कोलिनस्टेरेज को समझेंगे। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट को भी 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, कोलिन ईस्टर्स एंड एल्कोलॉइड्स में। कोलिन ईस्टर्स की कैटेगरी में एसिटाइलकोलिन, मेथाकोलिन, कार्बेकॉल, पेथनेकॉल, ये सभी ड्रग्स आती हैं। बारी बारी से हम इन सभी को समझ लेते हैं, देन हम एल्कोलॉइड्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा एसिटाइलकोलिन। ये आपको मार्केट में म्यूकोल ई के नाम से मिल जाएगा। म्यूकोल ई का मेन कंटेंट है एसिटाइलकोलिन क्लोराइड इंट्राओक्यूलर सोल्यूशन। 10 mg/ml की मात्रा में मिलेगा। इसका उपयोग सर्जन द्वारा कैटरेक्ट या मोतियाबिंद की सर्जरी में किया जाता है। इसके उपयोग से प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, मतलब आंखों की पुतलियां सिकुड़ जाती हैं। देन सर्जन आंखों का ऑपरेशन कर पाते हैं। देन सेकंड हमारा मेथाकोलिन। ये मार्केट में आपको प्रोवोकोलिन के नाम से मिल जाएगा। इसका उपयोग डॉक्टर द्वारा अस्थमा की जांच के लिए किया जाता है। इसके उपयोग से ब्रोंकियल स्मूथ मसल में कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, मतलब वो सिकुड़ जाती हैं, जिससे व्यक्ति को सांस लेने में उसे कठिनाई होती है। अगर व्यक्ति घर करते हुए सांस लेता है और उसकी सांस फूलने लगती है तो डॉक्टर समझ जाता है कि व्यक्ति को अस्थमा है। देन व्यक्ति को प्रॉपर अस्थमा का ट्रीटमेंट दिया जाता है। थर्ड है हमारा कार्बेकॉल। ये एक ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन है जो आपको मार्केट में आइसेप्टो कार्बेकॉल के नाम से मिल जाएगा। इसका उपयोग सर्जरी के दौरान किया जाता है प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करने के लिए, और मोतियाबिंद की सर्जरी के बाद इसका उपयोग आंखों के प्रेशर को कम करने के लिए किया जाता है। लास्ट है हमारा बेथनोकॉल। ये मार्केट में आपको एरिकोलिन या यूरोटोन के नाम से मिल जाएगा। इसका मेन कंटेंट है बेथनोकॉल फ्लोराइड। इसका उपयोग यूरिनरी ब्लैडर को खाली करने के लिए किया जाता है। ड्रग एलर्जी, सर्जरी या बेबी बर्थ के दौरान व्यक्ति को यूरिनेशन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। बेथनोकॉल फ्लोराइड यूरिनरी ब्लैडर को स्टिमुलेट करेगा कि वो ब्लैडर को खाली कर दे, मतलब वो यूरिन का रिलीज कर दे। हमारे कोलिन एस्टर्स तो खत्म हुए, आगे बढ़ते हैं एल्कलॉइड्स की तरफ। पहले हम समझते हैं एल्कलॉइड्स क्या होते हैं। एल्कलॉइड नेचुरल अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिस पर नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण ये बेसिक इन नेचर होते हैं और ये फिजियोलॉजिकली एक्टिव होते हैं। एल्कलॉइड्स की कैटेगरी में आती हैं मस्केरेन, पिलोकार्पिन, एरिकोलिन। बारी बारी से हम इनको भी समझ लेते हैं। एल्कलॉइड्स नेचुरली मिलते हैं, कुछ का यूज़ हम डायरेक्ट कर सकते हैं, कुछ का नहीं। ज़्यादातर इनका यूज़ बड़ी कंपनियां करती हैं केमिकल बनाने के लिए। फर्स्ट है हमारा मस्करेन एल्कलॉइड। इसका यूज़ यूरिनरी रिटेंशन, ग्लूकोमा, एल्जाइमर जैसी डिजीज़ के लिए किया जाता है। ये एल्कलॉइड एंटोल्मा रोपोडियम, कैनबस सटाइवम, गांजा,
और एमेंटा मस्करीन से ऑब्टेन किया जाता है। सेकंड हमारा पेलोकार्पिन, इसका उपयोग ग्लूकोमा में किया जाता है। ये एक्सेसिव फ्लूइड को ड्रेन आउट करने में हेल्प करता है। ज़ेरोक्स्टेनिया मतलब मुंह सूखने में भी इसका उपयोग किया जाता है। कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट के कारण व्यक्ति का मुंह सूखने लगता है, तो उस कंडीशन में पेलोकार्पिन का भी यूज किया जा सकता है। हमारा थर्ड एल्कलॉइड है एरिकोलिन। जी हाँ, इसे हम सुपारी के नाम से जानते हैं और अंग्रेजी में इसे बीटल नट के नाम से भी जाना जाता है। इसके उपयोग के बारे में तो आप समझ ही गए होंगे, इसका उपयोग किस में होता है। हमारा कोलिनर्जिक एगोनिस्ट खत्म हुआ, चलिए अब एंटीकोलिनस्टेरॉइड्स की तरफ बढ़ते हैं। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल एंटीकोलिनस्टेरॉइड्स को भी दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट हमारा रिवर्सिबल, जो कुछ समय के लिए ही कोलिनस्टेरॉइड एंजाइम को रोक पाएगा और एसिटिलकोलिन का ब्रेकडाउन भी कुछ समय के लिए रुक जाएगा और एसिटिलकोलिन अपने रिसेप्टर पर बाइंड होकर एक्टिविटी शो करेगा। जैसे ही इसका असर खत्म होगा, वापस हमारा कोलिनस्टेरॉइड एंजाइम एसिटिलकोलिन को खत्म करने लगेगा, मतलब ब्रेक डाउन करने लगेगा। इसके कारण इरिवर्सिबल ड्रग की खोज हुई जो लंबे समय तक कोलिनस्टेरॉइड एंजाइम को रोक के रखेंगे, जिससे एसिटिलकोलिन भी अपने रिसेप्टर से लंबे समय तक बाइंड हो पाएगा। चलिए हम बारी बारी से दोनों को ही समझ लेते हैं, रिवर्सिबल को भी और इरिवर्सिबल को भी। पहले हम समझते हैं रिवर्सिबल को, जिन्हें दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, कार्बामेट्स एंड नॉन कार्बामेट्स में। कार्बामेट्स क्या होते हैं? कार्बामेट्स में आती हैं फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पैराइडोस्टिग्मिन, रिवर्स्टिग्मिन। बारी बारी से हम इनको समझ लेते हैं। फर्स्ट है हमारा फाइसोस्टिग्मिन। फाइसोस्टिग्मिन आपको मार्केट में इंजेक्शन फॉर्म में मिलेगा। इसका मेन कंटेंट है फाइसोस्टिग्मिन सल्फेट इंजेक्शन यूएसपी 1 mg पर ml की मात्रा में आपको मिलेगा। इसे पेशेंट को IM या IV रूट के द्वारा दिया जाता है। अब हम इसके यूजेस को भी समझ लेते हैं। इसका यूज ग्लूकोमा में किया जाता है, साथ ही साथ इसका उपयोग एट्रोपिन और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के ओवरडोज में किया जाता है, क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को ईजिली क्रॉस कर सकता है। सेकंड एल्कलॉइड है हमारा नियोस्टिग्मिन। ये आपको मार्केट में इंजेक्शन फॉर्म में मिलेगा। इसका मेन कंटेंट है नियोस्टिग्मिन मेथाइल सल्फेट इंजेक्शन IP 0.5 mg पर ml की मात्रा में आपको मिलेगा। इसे IM IV सबक्यूटेनियस भी दिया जा सकता है। इसका उपयोग मसल से रिलेटेड डिजीज में किया जाता है, जैसे माइसीनिया ग्रेव, किडनी और इंटेस्टाइन रिलेटेड प्रॉब्लम में भी किया जाता है इसका यूज। नियोस्टिग्मिन मेथाइल सल्फेट इंजेक्शन का यूज सर्जरी के बाद वापस मसल को नॉर्मल करने के लिए किया जाता है, क्योंकि सर्जरी के दौरान एनेस्थीसिया के साथ कुछ ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जो मसल को रिलैक्स कर देती हैं, जिससे सर्जरी के वक्त पेशेंट को प्रॉब्लम ना हो। और इसे वापस नॉर्मल करने के लिए सर्जरी के बाद पेशेंट को नियोस्टिग्मिन मेथाइल सल्फेट का इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे उसकी मसल टेंस हो सके, मतलब वापस नॉर्मल अवस्था में अपनी आ सके। हमारा पैराइडोस्टिग्मिन, ये आपको मार्केट में टैबलेट, सोल्यूशन और इंजेक्टेबल फॉर्म में मिल जाएगा। इसका उपयोग माइसीनिया ग्रेविस, ट्रोपिया आइलेट्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, रिड्यूस मसल वीकनेस के लिए किया जाता है, मतलब मसल में होने वाली वीकनेस को कम करने के लिए भी किया जाता है इसका यूज। पैराइडोस्टिग्मिन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मसल तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। लास्ट है हमारा रिवर्स्टिग्मिन। ये आपको मार्केट में कैप्सूल और पैचेस के फॉर्म में मिल जाएगा। ये कैप्सूल फॉर्म में 1.5 mg और 3 mg में ही मिलता है। रिवर्स्टिग्मिन का उपयोग डेमेंटिया, अल्जाइमर और पार्किंसन डिजीज में किया जाता है। ये डिजीज मस्तिष्क से रिलेटेड है, मतलब माइंड से रिलेटेड, और ये डिजीज अधिकतर बुजुर्गों को ही होती है। इन डिजीज में व्यक्ति की याददाश्त पर फर्क पड़ता है। ये डिजीज इतनी खतरनाक है कि व्यक्ति अपनी दवा लेना भी भूल जाता है। जिस चीज़ की उससे बीमारी है उसी चीज़ की दवा लेना भी वो भूल जाता है। डॉक्टर उसे पैचेस यूज़ करने की सलाह देते हैं। एक बार बस इसे लगाना है, गोली खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दवा पैच के थ्रू बॉडी में रिलीज होती रहेगी, स्किन के थ्रू वो अंदर जाएगी समय समय पर। कार्बामेट्स खत्म हुए, अब चलो नॉन कार्बामेट्स को समझते हैं। नॉन कार्बामेट्स की कैटेगरी में आती हैं एंड्रोफोनियम, डोनिपेजिल, गैलेंटामाइन। हमारा एंडोफोनियम, ये आपको मार्केट में एंडोफोनियम क्लोराइड इंजेक्शन यूएसपी के नाम से मिल जाएगा। इसका मार्केट में एम्प्यूल आता है जो 10 mg पर ml की मात्रा में होता है। इसे IM IV दिया जा सकता है। इसका उपयोग डॉक्टर द्वारा माइसीनिया ग्रेविस की जांच के लिए किया जाता है। इसके थ्रू डॉक्टर मसल रिस्पॉन्स और ड्रग रिस्पॉन्स को चेक करते हैं, जिससे डॉक्टर सही थेरेपी या डोज दे सकें और आपको सही मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करें। सेकंड है हमारा डोनिपेजिल। ये आपको मार्केट में डोनिपेजिल हाइड्रोक्लोराइड के नाम से मिल जाएगा। आपको मार्केट में सिरप और टैबलेट फॉर्म दोनों ही मिलेंगे। इसकी मार्केट में टैबलेट 5 और 10 mg में आती है, जिसका माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर अल्जाइमर में किया जाता है। थर्ड है हमारा गैलेंटामाइन। ये आपको मार्केट में गैलेंटामाइन हाइड्रोब्रोमाइड के नाम से मिल जाएगा। इसका एक कैप्सूल 24 mg का होता है। वहीं अगर हम सिरप की बात करें तो ये 4 mg पर ml में आता है। इसका उपयोग अल्जाइमर और डेमेंटिया दोनों के लिए ही किया जाता है। अभी हमने एंटीकोलिनस्टेरॉइड्स के रिवर्सिबल वाले पार्ट को समझा था। अब हम समझेंगे इरिवर्सिबल वाले पार्ट। इरिवर्सिबल में आते हैं कार्बामेट्स एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट। कार्बामेट्स में आते हैं कार्बाइल एंड प्रोपेक्सर। ये मार्केट में डिफरेंट नाम से आपको मिल जाएंगे। बॉडी के एक्साइटेटरी एक्टिविटी को ज्यादा मात्रा में बढ़ा देता है। इसका उपयोग कीड़ों में बनने वाले कोलिनस्टेरॉइड एंजाइम को खत्म करने के लिए किया जाता है, जिससे एसिटिलकोलिन ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है और NM रिसेप्टर से बाइंड होकर, जिससे इनकी मौत हो जाती है। इनका उपयोग कॉकरोचेस, हाउस फ्लाई और मलेरिया के मच्छरों को मारने के लिए किया जाता है, लेकिन कार्बाइल को बैन कर दिया गया है क्योंकि ये बेनिफिशियल इंसेक्ट को भी मार देता है। अब हम समझते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट्स को। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की कैटेगरी में आती हैं डाइफ्लॉक्स, इकोथायोफेट, साथ ही साथ इस कैटेगरी में कुछ इंसेक्टिसाइड और नर्व गैसेस भी आती हैं। डाइफ्लॉक्स का यूज ऑप्थेल्मोलॉजी में एज अ मियोटिक एजेंट की तरह किया जाता है।
क्रोनिक ग्लूकोमा में किया जाता है। इसका यूज़ वेटनरी में और एक्सपेरिमेंट एजेंट के तौर पर न्यूरोसाइंस में किया जाता है। देन सेकंड है हमारा इकोथायोफेट, इसका यूज़ आंखों के प्रेशर को कम करने के लिए किया जाता है। देन थर्ड है हमारा मेलाथायोन, ये भी एक इंसेक्टिसाइड है। इसका यूज़ इंसेक्ट और मॉस्किटो पर किया जाता है जो फल, सब्जी और पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। देन फोर्थ है हमारा डायजेनॉन, ये पेस्ट इंसेक्ट्स को कंट्रोल करता है। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की इन कैटेगरी में नर्व गैसेस भी आती हैं जो वॉर में यूज होती हैं, बट इन वॉर को हम केमिकल वॉर के नाम से भी जानते हैं। टैबन, सैरन, सोमन, ये हमारी नर्व गैसेस हैं। इन्हीं का यूज केमिकल वॉर में किया जाता है। ये कलरलेस, ऑर्डरलेस लिक्विड है जो हवा के कॉन्टेक्ट में आते ही हवा में मिक्स हो जाती है, क्योंकि ये हवा से भी हल्की होती है। तो व्यक्ति जब इस गैस को इनहेल करता है तो ये उसके मसल कॉन्ट्रेक्शन को अफेक्ट करती है, जिससे व्यक्ति की डेथ हो जाती है। और अगर व्यक्ति बच गया तो उसे नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे कोलिनर्जिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में एंटी कोलिनर्जिक ड्रग के क्लासिफिकेशन को समझेंगे। दोस्तों, आपको जो भी डाउट्स हों वो आप मुझसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए कमेंट्स में मुझे आप ज़रूर बताएं। आई होप गाइस वीडियो में दी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो। आप अपने यूट्यूब चैनल योर फार्मा को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सपोर्ट दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।